हर एक पेपर में आपको मोमेंट्स को और इन मोमेंट्स ही पूछा है तो कंपलसरी करना पड़ेगा। जब ये टेबल आएगा ना, समझ लो पेपर को आपको सॉल्व करने के लिए समय लगने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है इस बेसिक प्रोबेबिलिटी ने क्रिएट किया है। बिकॉज बेसिक प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, तो आपको लगेगा कि भाई देयर आर 5 टाइप्स जिसको अपने को डील करना है। तो नहीं भाई, आपको बस 3 टाइप के ऊपर डील करना है। अब बोलोगे सर ये 3 टाइप को डील करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अगर मैंने ये 70% वाला पार्ट रटा और पेपर में लिखा तो मैं बताता हूँ 7 मार्क का अगर आपका सवाल रहेगा तो उनको 4 मार्क्स देने पड़ेंगे। मतलब आप समझ रहे हो कितना सही है ये कि आपको वैसे भी 4 मार्क्स मिल रहे हैं, सिर्फ आपका रटा रटाया पाठ करके जाओगे तो भी। मैं कुछ लोगों को आपके सामने यहाँ पे घर से बाहर निकाल रहा हूँ। ये देखो, मैंने इसको घर से बाहर निकाला। किसको घर से बाहर निकाला? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को पूरी तरीके से घर से बाहर निकाला। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको कंपलसरी करके जाना पड़ेगा। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों M3 और मैकेनिकल ब्रांच, ये बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार सर मैकेनिकल की एंडसेम स्ट्रेटेजी आप कब बताओगे। तो भाई ये रहा, मैं आपके सामने आ चुका हूं स्ट्रेटेजी के साथ, जहां पे जो 4 यूनिट हम लोगों को करने हैं वो स्मार्टली कैसे करने और कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स किस तरीके से लेने हैं, अलोंग विद आपके लेटेस्ट पेपर्स में किस तरीके से सवाल पूछे गए, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो पूरा जरूर देखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पेन पेपर हो सके तो सामने रखो, बिकॉज बहुत जरूरी है आप ये चीजें समझ लो। भाई 20-25 मिनट में खत्म कर दूंगा चीजें। सबसे पहले मैं जब शुरू कर रहा हूं तो आपको बता दूं कि भाई हमें ये पता है कि अपना पेपर जो होता है वो कितने मार्क्स का रहता है, 70 मार्क्स का रहता है। करेक्ट है कि नहीं? तो जल्दी से देखो, अगर मैं लिखूं यहां पे कि हमारा पेपर जो है वो 70 मार्क्स का रहेगा, जहां पे मुझे 10 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स की मेरे पास रहेगी थियरी, जो कि यूनिट बाय यूनिट मुझे पूछी जाएगी 15 15 15 और 15 मार्क्स के लिए। करेक्ट है? अब हैविंग सेड दिस, उसके साथ साथ हमें यहां पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मैं पैटर्न बता देता हूं आपको ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, मोस्ट प्रोबेबली कुछ इस तरीके से 10 मार्क के एमसीक्यू रहते हैं। एक और सवाल बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर एमसीक्यू कहां से आते हैं, सर एमसीक्यू के लिए कुछ अलग प्रिपरेशन करनी है? तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जब आप कॉन्सेप्ट करते हो तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको एमसीक्यूज आते हैं। वैसे भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप रेफर करो तो अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको उसके एमसीक्यूज आना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। अलग से कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई कुछ करनी नहीं पड़ेगी। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं एक और चीज यहां पे बताता हूं। हमें जो टाइम दिया जाता है वो होता है भाई साहब 150 मिनट्स, यानी कि 2.5 घंटे में हम लोगों को 4 यूनिट करने, यानी कि 37.5 मिनट्स हमें मिलते हैं पर यूनिट। यानी कि जितना भी कैलकुलेशन हो, जितना भी लिखना हो, ये सब कुछ पर यूनिट हम लोगों का 37 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए। अब इतना सब कुछ बताने के बाद यूनिट नंबर 3 को शुरुआत कर ही देते हैं, है ना? 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। If you really want to learn and excel in your engineering studies, come join me at Alsi Engineer. चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 3 के साथ। नाम आपको पता होगा, इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स, वन ऑफ द बेस्ट यूनिट इन योर सिलेबस, बिकॉज ये पूरा आपको बहुत अच्छे मार्क्स देके जा रहा है। देखिए तो सही ये सिलेबस किस तरीके से तोड़ रहा है। इसमें है क्या क्या? सबसे पहला सेक्शन है सेंट्रल टेंडेंसी वाला, जहां पे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग निकालते हैं। ये पहला पैच जहां पे बेसिक्स क्लियर होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पैच शुरू होता है, दैट पैच इज नथिंग बट अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैच नोन टू बी एज मोमेंट्स। ये मोमेंट्स क्या होता है दोस्त? अब आपका पेपर चेक कर लेना तो आप मोमेंट्स पे देखो कहां कहां पे टिक मार्क्स आती है। ये देखो टिक आया, टिक आया, टिक मार्क, टिक मार्क, टिक मार्क, टिक मार्क। इसका मतलब है हर एक पेपर में आपको मोमेंट्स को और इन मोमेंट्स ही पूछा है तो कंपलसरी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फॉर्मूलाज लगते हैं। मोमेंट्स में 2 टाइप्स रहते हैं दोस्त, एक को बोला जाता है रॉ मोमेंट्स और दूसरों को बोला जाता है सेंट्रल मोमेंट। रॉ मोमेंट को μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश के हिसाब से लिखा जाता है और हमें फाइंड करने बोला जाता है सेंट्रल मोमेंट। ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल दिया जाता है और रॉ मटेरियल देने के बाद हमें पूछा जाता है कि आप क्या कर लो भाई, आप सेंट्रल मोमेंट निकालो। सो रॉ मोमेंट देते, सेंट्रल मोमेंट पूछते, ये वन ऑफ द टाइप। और सर क्या क्या चीजें इसमें है?
इसमें हमें स्क्यूनेस फाइंड करना होता है जो कि रिलेटेड टू सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला है। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कुर्तोसिस नाम की कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अच्छे से आनी जरूरी है। तो भाई साहब ये देखो, ये मैंने बेसिक चीजें लिख दी जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसके साथ साथ कहीं आपको वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहीं पे पूछा जाएगा। अब सर कितना टाइप आता है? एक टाइप जहां पे रॉ मोमेंट्स आपको दिए जाएंगे और आपको सेंटर मोमेंट निकालने पड़ेंगे, और एक और टाइप आता है जहां पे आपको एक टेबल दिया जाता है जहां पे एक्स और एफ लिखा जाता है। जब ये टेबल आएगा ना, समझ लो पेपर को आपको सॉल्व करने के लिए समय लगने वाला है, क्योंकि रॉ मोमेंट अगर घर पे ऑलरेडी है तो आपको जो सेंट्रल मोमेंट है वो निकालने में दिक्कत आएगी क्या? नहीं। लेकिन अगर आपको रॉ मोमेंट नहीं दिया, उसकी जगह पे टेबल दिया है, तो खुद मार्केट में बाहर जाना पड़ेगा। इस टेबल को यूज करके आपको पहले रॉ मोमेंट लाने पड़ेंगे, फिर जाके सेंट्रल मोमेंट लाना पड़ेगा। ये दूसरा टाइप है जो कि एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो मोमेंट तो भाई मोमेंट है, भाई मोमेंट है, कंपलसरी करना पड़ेगा। नेक्स्ट बंदा है कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या किया जाता है दोस्त? ये कोरिलेशन और रिग्रेशन एक साथ सीखा जाता है यूजुअली। अगर आप कोरिलेशन को देखोगे तो बेसिकली आपको एक बंदा फाइंड आउट करना पड़ता है जो कि हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में होता है। रिपीट, हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में ही होता है। अब अगर आप कैलकुलेशन करोगे कोरिलेशन के, भाई साहब आपको कितने फॉर्मूलेज करने हैं? 6 फॉर्मूलाज अच्छे से करने हैं। टोटल वैसे 18 है, लेकिन 6 करोगे तो बचे हुए 12 आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उन 6 फॉर्मूलाज को यूज करोगे, कैल्सी का सटीक यूज करोगे तो सेम टाइप के सम्स आते थ्रू आउट। आप देखोगे तो आपको यहां पे -1 से लेके 1 आपकी कोरिलेशन के कोएफिशिएंट की वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपका आंसर 1.732 आया तो समझ लो आप गलत हो, क्योंकि वैल्यू 1 से ऊपर जा चुकी है। इनडायरेक्ट हिंट है भैया आपके लिए ये। सेकंड चीज, रिग्रेशन। क्या होता है रिग्रेशन? पहले कोरिलेशन को टिक मार्क कर लेते हैं। देखो कोरिलेशन आया तो कोरिलेशन को कॉम्प्लीमेंट करने कौन आया? रिग्रेशन आया। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन हैंड इन हैंड जाते। अगर कोरिलेशन पे एक पेपर में आया तो दूसरा ऑरिंग का जो सवाल होता है वो रिग्रेशन का होता है। तो अब रिग्रेशन में क्या किया जाता है? रिग्रेशन होता है ऑफ वाई एक्सिस और ऑफ एक्स एक्सिस होता है। दो फॉर्मूले बनते हैं इसके। इसमें 80% काम जो होता है वो वापस से कोरिलेशन का ही होता है, और इसमें 2-3 टाइप के सम्स आते हैं, जिसमें एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप है जहां पे यही कोरिलेशन निकालने का एक फॉर्मूला यूज किया गया है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स या फिर बीटा एक्स वाई इंटू बीटा वाई एक्स, जिसे कहा जाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो भाई साहब ये दोनों बहुत सटीक तरीके से कर सकते हो, कोई चीज आपको दिक्कत नहीं देगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। और उसके बाद आता है एक और बड़ा प्लेयर जिसे कहा जाता है कर्व फिटिंग। भाई ये होता क्या है? आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उन पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करते हुए आपको एक कर्व फिट करनी है। किस किस टाइप की कर्व रहेगी? 2 टाइप की कर्व रहेगी। एक रहेगी स्ट्रेट लाइन, एक रहेगी आपकी स्ट्रेट लाइन, और दूसरी जो रहेगी वो रहेगी पैराबोला। लीस्ट स्क्वायर नाम की एक मेथड है जिसको यूज करके आपको काम करना पड़ेगा। मैं बताता हूं, लाइन अगर है तो इन जनरल एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, y इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू ax प्लस b। और पैराबोला अगर है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि यहां पे इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x की हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी? 2, यानी कि अदर वे अराउंड सेकंड डिग्री सेकंड ऑर्डर के हिसाब से कुछ आएगा। अब आप इन दोनों को देखोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, दोनों को देखो तो आपको यहां पे वेरिएबल कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? ए और बी। तो इसका मतलब है अब तक जितने सारे सम्स आपको कर्व फिटिंग पे, आप चेक करो आपके सम की एंट्री होती है मतलब यूनिट 3 की कर्व फिटिंग के साथ। ये देखो सब जगह पे पहला सवाल कर्व फिटिंग के, ये 6 के 6 सम जो कि मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में दिए हुए हैं, वीडियो में बताए हुए हैं, तो आप देखोगे ये 6 के 6 सम्स आपको सिर्फ और सिर्फ पूछे गए लाइन के ऊपर। अब बोलोगे क्या सर बढ़िया है सर, फिर तो पैराबोला करने की जरूरत नहीं है क्या? करके जाओ भाई, टेंशन मत लो आप, ये भी आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक बार थीम पता चले तो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से ए और बी निकलेगा। 3 वेरिएबल्स है, 3 यहां पे अननोन्स है ए बी सी, तो आपको यहां पे 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और साइमल्टेनियस इक्वेशन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैल्सी से इसको क्लियरली सॉल्व किया जाता है। एक बार ये एबीसी के आंसर्स दो, बात खत्म करो। इसमें एक और टाइप आता है पावर इक्वेशन वाला, अगर आप नहीं करना चाहते तो डोंट डू इट, मोस्टली लाइन और पैराबोला वाले सम्स करो, बाकी आपने नहीं किया तो भी चलेगा। सो दैट्स ऑल। यूनिट नंबर 3 जो है वो आपके सामने पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई एम श्योर यूनिट नंबर 3 का बेसिक्स आपको पता चल चुका होगा। लेट्स गो फॉर यूनिट नंबर 4 नाउ, और देखते कि यूनिट नंबर 4 में ऐसा क्या है जो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो भाई साहब यूनिट नंबर 4 इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक नोन टू बी एज प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज है
कि आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि ये देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक ही बहुत वास्ट है। अगर आप टॉपिक के बारे में बात करो, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे इतनी बड़ी बुक निकल सकती है, आपको तो बस यूनिट दिया हुआ है। अब इसमें ना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है इस बेसिक प्रोबेबिलिटी ने क्रिएट किया है, बिकॉज बेसिक प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी के बेसिक प्रॉपर्टीज, देन देयर इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, then there is total probability, then there is let's say Bayes theorem, अलग से नहीं लिखा ना मैंने, हाँ Bayes theorem आता है, फिर there is something called as expectation निकालो, then there is a PDF CDF नाम का कॉन्सेप्ट है। इतना सब कुछ आपके सिर्फ बेसिक प्रोबेबिलिटी के अंडर आता है। तो देखो, रुको मैं बता रहा हूं आपको, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी के मैंने यहाँ पे एक्सटेंशंस दिए, उसके बाद आपको ये जो चार दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशंस है प्रोबेबिलिटी वाले, जिनको तो मैं यार बिना कुछ सोचे यहाँ पे टिक मार्क कर ही रहा हूं। देख सकते हो क्यों, बाइनोमियल, पॉइजन्स, नॉर्मल, काई स्क्वायर। अब बोलोगे क्या करना चाहिए, अब खुद देखो, ये चार टॉपिक है और यहाँ पे आपको मल्टीपल 5-6 टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं। अब किस पे ज्यादा भरोसा करोगे? रादर मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉपर्टीज है या फिर बेसिक प्रोबेबिलिटी है, उसमें वापस से आपका परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट मैदान में उतरता है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट वाला, तो बहुत वास्ट निकल जाता है। आप ध्यान से देखना, आपका ओवरऑल पेपर देख लोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या चीज बता रहा हूं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब बस आपका पेपर देखिए तो आपको खुशी मिलेगी। कहां कहां पे बताता हूं मैं टिक कर रहा हूं। बाइनोमियल, नॉर्मल, कंसिडर करो कि आप ये चार जो मैंने टिक किए हुए चीजें रेड कलर में वही करना चाहते हो, यानी कि ये चार। तो देखो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। बाइनोमियल नॉर्मल कितने मार्क्स दिए इसने? 10। इधर देखो पॉइजन का स्क्वायर कितने मार्क्स दिए इसने? 10। नेक्स्ट, बाइनोमियल नॉर्मल, पॉइजन का स्क्वायर, बाइनोमियल नॉर्मल, बाइनोमियल का स्क्वायर। और ये देख लो यहाँ पे तो अपना अपना लक लग गया भाई साहब। जून 23 का पेपर जिसको भी आया था वहां पे देखो तीनों के तीनों डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से आए थे। इसका मतलब है यहाँ पे अपन 15 लेके आ सकते हैं, यहाँ पे 10 आ रहे, यहाँ पे 10 आ रहे। अब आप मुझे बताओ, आपका जब पेपर निकलेगा तो अगर इस पैटर्न से निकला तो कम से कम 10 मार्क्स आपके जेब में, लेकिन उसके लिए आपको करना बस कितना है? 1 2 3 4। आप बोलोगे सर सिर्फ 10 मार्क की बात क्यों कर रहे हो, आप ये बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? मैं बताता हूं, इन चारों को करने के लिए लेट्स से आपको 3 घंटे लगेंगे, तो ये अकेला करने के लिए ऑलमोस्ट आपको 3 घंटे लग सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं अगर पूछूं आपको कि भाई आपका समय कितना है, आपको पसंद कितना है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से आता है, 11th 12th में भी था, तो आप देखो तो ये जो पहला सवाल आपको यहां पे दिखाई देता है, देखो बेसिक्स पे है, फिर यहाँ पे कहीं पे भाई एक्सपेक्टेशन की कॉन्सेप्ट यूज करिए, कहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कहीं पे आपको स्टैंडर्ड जो है परमिटेशन कॉम्बिनेशन यूज किया है, कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, बस वो एक सवाल 5 मार्क के लिए। अब आप सोचो 5 मार्क के लिए 3 घंटे और 10 मार्क के लिए 3 घंटे, तो प्रायोरिटी वाइज इस यूनिट को पहले जेब में डालने के लिए आप इन 4 लोगों को कर लो। इसके सारे के सारे लेटेस्ट पीवाईक्यूज मैंने कवर करे, वीडियोस अपडेटेड है, आपको पता होगा, बीच में आपको मैसेज भी आया होगा कि कंटेंट अपडेट हो चुका है, तो नए एकदम बहुत प्यार से बनाए हुए वीडियोस यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाई देंगे। अब बताओ, ये 4 चीजें जो अगर आप करोगे तो 10 मार्क्स आ गए, और बेसिक प्रोबेबिलिटी पे आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज हाउ योर यूनिट नंबर 4 गोज ऑन। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर आपको ये यूनिट नंबर 4 अगर समझ में आया है तो फटाफट जाते हैं यूनिट नंबर 5 के लिए। यूनिट नंबर 5 है कौन भाई? वेक्टर कैलकुलस। अब हुआ यूं है, आपके सिलेबस में 2 लोग एट अ टाइम एंटर कर चुके हैं, एक भाई साहब है वेक्टर डिफरेंशिएशन, दूसरे भाई साहब है वेक्टर इंटीग्रेशन, नाम ही है वेक्टर कैलकुलस। अब यहाँ पे आपको और स्मार्टनेस दिखानी। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रोबेबिलिटी में कैसे स्मार्ट बन सकते हो, अब मैं आपको बताऊंगा वेक्टर्स में कैसे स्मार्ट बनना है। मैं कुछ लोगों को आपके सामने यहाँ पे घर से बाहर निकाल रहा हूं। ये देखो, मैंने इसको घर से बाहर निकाला। किसको घर से बाहर निकाला? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को पूरी तरीके से घर से बाहर निकाला। बोलोगे सर क्यों सर उसको घर से बाहर निकाले? भाई तेरे लिए तो अच्छा है ना भाई, पूरा का पूरा आपको गॉस डाइवर्जेंस करना ही नहीं है। बोलोगे ऐसे क्यों? तो देखो, वेक्टर डिफरेंशिएशन वेक्टर इंटीग्रेशन में आसान कौन? वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन अगर आप देखोगे तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है। एक बेसिक्स होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का कॉन्सेप्ट। उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन है आपके वेक्टर डिफरेंशिएशन का, और उसके बाद आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको कंपलसरी करके जाना पड़ेगा। देख सकते हो आपके हर एक पेपर की जो शुरुआत, ऑलमोस्ट शुरुआत है, वो आपकी हो रही है डायरेक्शनल डेरिवेटिव के साथ। यहां पे
डायरेक्शनल डेरिवेटिव के सम्स में आपको ना बहुत बारी बेसिक डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो आता ही है जिसका फॉर्मूला है डेल फाई डॉट ए कैप, लेकिन आप देखोगे मैंने कुछ सम्स ऐड करे जहां पे आपको एंगल बिटवीन द इक्वेशंस भी निकालने पड़ते हैं। तो ये दो टाइप्स जो है ना, ये दो टाइप्स आपके डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आपके पेपर के सवाल मैंने पीडीएफ में दिए हुए पूरे सॉल्व करके, आप देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा ऐप के पीडीएफ में वो, तो कि डीडी के कुछ अजीब तरीके से सवाल भी पूछे गए हैं, तो आपको यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि क्या पूछा और किस तरीके से पूछा है, राइट। अब वेक्टर आइडेंटिटीज की भी बात करते हैं तो टोटल वेक्टर आइडेंटिटीज है टोटल भाई साहब 18 फॉर्मूलेज रटने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर वेक्टर आइडेंटिटीज के बारे में सोचो तो मैं आपको बता दूं, आपको यहां पे इस सेक्शन में वेक्टर आइडेंटिटी मिलती है, देख लो, राइट। तो आपके पास चॉइस है, अगर आपको वेक्टर आइडेंटिटीज वाले सेक्शन में ज्यादा घुसना नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस वाले सेक्शन में फोकस कर सकते हो। लेकिन इस वाले सेक्शन में फोकस करने के लिए आपको क्या ढंग से आना जरूरी, देखो इरोटेशनल। अब देखो वेक्टर आइडेंटिटीज डिफिकल्ट है, लेकिन मोस्टली वेक्टर आइडेंटिटीज के लिए वो लोग क्या करते हैं, एनीवन कोई एक पूछा जाता है, दो दिए जाते हैं वेक्टर आइडेंटिटीज, ऐसा होता है पेपर में। तो आप एक बार आपका पेपर चेक करना, मेरे हिसाब से है, अब बहुत सारे पेपर्स देख के मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूं, मोस्टली है। तो ये 18 फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत सारे सम्स है जो कि वेक्टर आइडेंटिटीज के कंफ्यूज कर सकते हैं। आप इरोटेशनल करोगे तो बहुत सही होगा, आपको बस डेल क्रॉस आपका एक बार मतलब कोई भी वेक्टर उसको जीरो दिखाना है, और आपको किसको फाइंड करना है भाई, एक स्केलर ऑपरेटर होता है फाई, उसको आपको स्केलर वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है फाई नामक। तो देखो मेरे हिसाब से आप ये दो चीजें बहुत अच्छे से कर लो। तो डीडी और इरोटेशनल करोगे, डीडी इरोटेशनल करोगे, और साथ ही साथ मैंने आइडेंटिटीज को मना नहीं करा है, आप इसको हाफ कर लो, हाफ मतलब जितना जितना समझ में आता है। तो भाई साहब अपन जो है वो फिलहाल गेम में, क्योंकि अपने 3 टिक मार्क्स तो अपने साथ आ रहे हैं, डीडी का आ रहा है, इरोटेशनल का आ रहा है, और साथ में वेक्टर आइडेंटिटीज का आ रहा है। अब हम क्या करें सर, अब वेक्टर इंटीग्रेशन वाले जितने सारे बंदे उनको मैं बताता हूं आपको करना क्या बेस्ट तरीका। लाइन इंटीग्रल के दो टाइप मैंने अपने कोर्स में दिए हैं, एक को बोला है मैंने पार्ट 1, ध्यान से समझना, दूसरे को दिया है पार्ट 2। अब ये पार्ट 2 जो है उसमें मोस्टली जो टाइप है वो है सर्कल और एलिप्स वाले। कौन से टाइप दोस्त, सर्कल और एलिप्स वाले। तो अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे अननोन पाथ है, स्ट्रेट लाइन है, अननोन पाथ है, पैराबोला है, ये सब कुछ इधर पे दिया हुआ है, राइट। अब आप देखो सर्कल और एलिप्स वाला पार्ट जो है वो बहुत जरूरी है, वो एग्जाम में बहुत बारी आया हुआ है। अगर आप इस सर्कल और एलिप्स के पार्ट को लाइन इंटीग्रल वाले ढंग से करोगे तो आपको, देखो मैं क्या बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लो। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं यहां पे आपको बता रहा हूं लाइन इंटीग्रल अच्छे से करो। लाइन इंटीग्रल अच्छे से करो, और ग्रीन्स थ्योरम %50 डिस्काउंट लो, डन। और स्टोक्स 90% डिस्काउंट लो। क्या चीज समझ में आई, देखो आपको बहुत अच्छे से किसको करना है, लाइन इंटीग्रल को समझ दो, बहुत अच्छे से करो, वीडियोस देख लो, और सम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एड ऑन है वो भी देख लो। अगर आपकी लाइन इंटीग्रल की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जैसे मैंने बोले बहुत सारे टाइप्स है, उसमें से भी सर्कल और एलिप्स वाला टाइप जो है वो ज्यादा आता है। ये ढंग से करोगे तो भाई साहब ग्रीन्स थ्योरम 50% आपको वहां पे 50% ऑफ मिलता है, क्योंकि बहुत सारे सम्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं सर्कल और एलिप्स में ग्रीन्स थ्योरम के भी। और तो और गॉस डाइवर्जेंस वैसे भी करना नहीं था। स्टोक्स के 10 में से आप पकड़ के चलो 8-9 सम्स आप क्रैक कर पाओगे, आपको जो एग्जाम में आया उसमें, यूजिंग व्हाट, लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। इसमें आपको बेसिकली क्या आना चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है वर्क डन, ये चीज आपको आनी चाहिए वर्क डन वाली, जो कि मैंने सिखाई है, और उसको इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार के हिसाब से भी बोला जाता है। ये आया ना तो आपको बाकी की चीजें आ जाएंगी। तो मेरा तो मानना है गॉस डाइवर्जेंस टफ है, फिलहाल स्किप करो, कहीं पे भी एग्जाम में भी नहीं आया भी कहीं एक जगह पे आया तो आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, बची हुई जगह पे 15 में से 15 आप लेके आ सकते हो। स्ट्रैटेजी क्लियर है क्या, देखो थोड़ी मेहनत है यहाँ पे। हाँ, कितने घंटे लगते हैं भाई, ये पकड़ के चल रो, ये 5 और यहाँ पे आप पकड़ के चलो सब मिला के 3, बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग अपन पूरा लगा के अगर आप देखोगे ना तो भी मैं यहाँ पे 8 आवर्स पकड़ के चलता हूँ। चल
कन्विंस्ड हो? पूरा समझ में आया क्या? देखो यूनिट नंबर 6 भाई साहब, ये है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर आर 3 इंपॉर्टेंट केसेस इन दिस। सबसे पहला है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, नंबर 2 1D यानी कि 1 डायमेंशनल हीट फ्लो, और नंबर 3 है 2 डायमेंशनल हीट फ्लो। अब हैविंग सेड दिस कि भाई साहब 3 एप्लीकेशंस है, तीनों मैंने लिखे, लेकिन आपको नीचे कुछ लोग दिखाई देंगे, एक है फोरियर है, दूसरा है लाप्लास है, तो आपको लगेगा कि भाई देयर आर 5 टाइप्स जिसको अपने को डील करना है। तो नहीं भाई, आपको बस 3 टाइप के ऊपर डील करना है। अब बोलोगे सर ये 3 टाइप को डील करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये 3 टाइप को डील करने के लिए आपको सबसे पहला अटैक जो करना होगा वो करना होगा पहले वाले पे, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग पे। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जो है उसकी एक बेसिक वेव इक्वेशन आती है और उसके बाद उसके बाउंड्री कंडीशन आते हैं। मैं आपको क्विकली बता देता हूं। अब जब ये बाउंड्री कंडीशन आती है तो उसके बाद इसका एक जनरल सॉल्यूशन निकलता है जहां पे C1, C2, C3, C4 नाम के 4 आपको अननोन्स दिखाई देते हैं। अब उसमें से किन्हीं 2 को आप जीरो करते हो और इक्वेशन को छोटा बनाते हो, फिर 2 अननोन्स को मिला के एक C5 जनरेट होता है। उस C5 से आप लोग एक फोरियर का एक फॉर्मूला यूज करके आगे बढ़ते हो, फोरियर सीरीज का। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड सेम अप्लाइज विथ 1D हीट फ्लो, लेकिन उसमें सिर्फ 2 अननोन है। 2D हीट फ्लो में भी आपको कम अननोन दिखाई देते। तो ये सबसे ज्यादा अननोन वाला चीज है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, और ये बड़ा है। मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी सम हो, ये आपका 70% जो है वो पूरा का पूरा सेम ही आएगा। सिर्फ इसका जो 4th कंडीशन है उसके लिए आपको 30% वाला पार्ट जो है वो एक्टिवेट करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स। तो ये आएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। मैं वापस बता रहा हूं, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग पे फोकस करो। कोई भी सम आया, अब देखो कोई भी सम आया और वहां पे आपको स्ट्रिंग नामक वर्ड दिखा, सुनो ही मत किसी की, खाट 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 बेसिक वेव इक्वेशन 4 उसके जो आपको दिए होंगे वहीं पे दिए होंगे, या फिर उठा लो वहां से। 3 तो रटने पड़ेंगे, ओरिजिनली होते हैं, चौथा आपको सम में दिया जाता है वो लिखो और ये अपना सम शुरू करो। आपका 70% ये जो सम है ना, इट टेक्स अराउंड 2.5 पेज। कितना? 2.5 पेज। तो फ्रंट बैक और थोड़ा सा आगे। तो ये जब है ना, इसमें से 1.5 पेज रादर 2 पेजेस आप क्लियरली 70% ऑफ द पार्ट होता है वो आपका थ्रू आउट सेम है। तो आप किसी की मत सुनो। आपको लगे मैं पहले यूनिट नंबर 6 अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो जैसे ही पेपर आए आप लोग स्ट्रिंग करके खटखट 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 जो चीजें दी है वो लिखना शुरू करो। 70% पार्ट सेम है। 4-5 बारी अगर आपने लिख दिया ना, आपका काम तमाम। आप अगर मेरे सम्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सटीक तरीके से इसका स्ट्रेटेजी बताया, स्टेप्स दिए इधर के राइट साइड में, मैंने बहुत सही तरीके से इसके स्टेप्स भी दिए। अगर कोर्स जिन्होंने नहीं लिया है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, तो मैं बताता हूं 70% पार्ट हर एक का, रादर 1D हीट फ्लो में भी 70% पार्ट सेम है, 70% पार्ट जो है वो सेम है। अब जो 30% जो चेंज होता है वो क्या होता है भाई, वो सब कुछ आपकी लास्ट वाली कंडीशन पे डील करता है, जहां पे आपको एक bn नाम की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है, और वहां पे आपका फूरियर सीरीज मैदान में आता है, जिसको आप यूज करके आंसर्स लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे मैं वापस बता रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स। इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मुझे पर्सनली लगता है इसको 4 घंटे से ज्यादा समय ही नहीं लगता है, तब भी मैं आपके लिए 5 घंटे दे देता हूं। लिखना है, करना है, रटना है, सारी चीजें पकड़ के। अब बोलोगे सर आप तो बस तीनों को बॉक्स कर रहे हो, ये 2 को तो आप, चल भाई मैं डायरेक्टली आपके सामने क्रॉस कर रहा हूं, जो करना है करो। आप खुद देख लो आपका पेपर, यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब ये जून 22 अगर आप होते जून 22 के स्टूडेंट, तो मुझे बताओ 1D हीट फ्लो किया था, स्ट्रिंग किया था, आ गए 8 और 7 15 मार्क्स। हाँ बाय द वे, यहाँ पे 5-5 मार्क्स का नहीं रहता, यहाँ पे 7 और 8 मार्क्स के सवाल होते, तो इसीलिए 2 पेज 2.5 पेज के आपको आंसर्स दिखाई देते। तो डरने की कोई बात नहीं, जितना लिख रहे उतने मार्क्स भी आपको मिल रहे। अब इधर देखो, आप इसमें होते तो आपको आता सब कुछ। ये देखो, ये भी आता 15 मार्क का और ये भी 15 मार्क का आता। यहाँ पे मेरे 15 मार्क आ रहे। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 जगह पे मुझे पर्सनली दिक्कत है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के सम्स। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, स्किप इट, डोंट डू इट। बिना वो करते हुए, भाई साहब सम कितने पूछे जाते? 3 है। कितने एप्लीकेशन, सॉरी सम कितने पूछे जाते? 2 है। कितने एप्लीकेशन? 3। तो भाई कोई ना कोई तो 2 परमिटेशन कॉम्बिनेशन से बैठेंगे ही ना वहां पे, समझ रहे हो? तो अंडरस्टैंड दिस एनालॉजी और उसके हिसाब से जाओ, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। और एक बात सर, अगर मैंने ये 70% वाला पार्ट रटा और पेपर में लिखा, तो मैं बताता हूं 7 मार्क का अगर आपका सवाल रहेगा तो उनको 4 मार्क्स देने पड़ेंगे। मतलब आप समझ रहे हो
कितना सही है ये कि आपको वैसे भी 4 मार्क्स मिल रहे, सिर्फ आपका रटा रटाया पार्ट करके जाओगे तो भी। उसके बाद तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स से ही आपकी चीजें सॉर्ट होगी। लिमिटेड सम्स आते हैं, उतना उतना करो, मार्क्स लेके जाओ। हाउ मेनी एग्जैक्टली जीवन, तेरा डाउट ही पूछा मैंने, तेरा डाउट ही अभी बताया यहाँ पे। यस, 7 मार्क्स के लिए अगर आपको सवाल पूछा और आपने ये 70% वाला काम किया होगा तो आपको 4 मार्क्स उन्होंने देने चाहिए। यस यस बिल्कुल। आई एम श्योर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं दोस्तों। तो यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 अच्छे से करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।